नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव के बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा अध्याय नंबर 15 यानी चैप्टर नंबर 15 प्राग मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आज हम लोग दोस्तों टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 प्राग मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति। प्राग मौर्य काल गंगा घाटी में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। इस काल की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन हम ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों की खुदाई में प्राप्त किए गए पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी करते हैं। इस काल के भारतीय जीवन में नगरीय तत्व प्रधान होते हुए दिखाई देते हैं। वैदिक कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्थान अब नगरीय अर्थव्यवस्था ने ग्रहण कर लिया। इसी कारण यह काल गंगा घाटी में नागरीय क्रांति अर्बन रिवॉल्यूशन का काल कहा गया है। आगे है, अग्रलिखित पंक्तियों में इस काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। आगे है हमारा सामाजिक दशा। आइए देख लेते हैं उस समय का सामाजिक दशा क्या था। ब्राह्मण साहित्य से पता चलता है कि इस समय के समाज में परंपरागत चारों वर्णों में कठोरता आ गई तथा जातिगत बंधन एवं भेदभाव स्पष्ट हो चुके थे। शूद्र साहित्य में प्रथम बार हमें द्विजाति एवं एक जाति का उल्लेख मिलता है। प्रथम 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की गणना द्विजाति में की गई है, जो उपनयन तथा अध्ययन के अधिकारी थे। समाज में छुआछूत की भावना बलवती हो गई तथा यह माना गया कि शूद्र जाति के स्पर्श मात्र से ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग अपवित्र हो जाते थे। वर्ण का आधार कर्म के स्थान पर जन्म को माना गया तथा ब्राह्मण वर्ण जन्मना श्रेष्ठता का दावा करने लगा, मतलब जन्म से ही वो श्रेष्ठ होने का दावा करने लगे। ठीक है, ब्राह्मण। आगे विष्णु धर्म सूत्र में एक स्थान पर कहा गया है कि 10 साल का ब्राह्मण भी 100 साल के क्षत्रिय की अपेक्षा श्रेष्ठ है तथा उसे क्षत्रिय का पिता मानना चाहिए। आगे ब्राह्मण अन्य वर्णों का पिता होने के कारण करों तथा दंडों से मुक्त समझा गया। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि राजा को चाहिए कि वह पुरोहित ब्राह्मण को निम्नलिखित 6 दंडों से मुक्त रखे। पहला शारीरिक यातना, दूसरा कारावास, तीसरा क्षमा करिएगा क्या पढ़ रहे हैं अभी, अर्थदंड अथवा जुर्माना, चौथा देश निकासन, 5वां अपमानित किया जाना और 6वां दोस्तों मृत्युदंड। ठीक है, ये सबसे मुक्त किया गया उनको। आगे बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में जन्मजात सामाजिक श्रेष्ठता के विचार का खंडन किया गया है। ये ग्रंथ कर्म के आधार पर ही मनुष्य में विभेद स्थापित करते हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध ने कई बार इस बात पर बल देकर कहा कि मनुष्य अपने गुण तथा कर्म के आधार पर ही श्रेष्ठ अथवा निम्न होता है, जन्म के आधार पर नहीं। बुद्ध मानव जाति की समानता के पोषक थे। वे कहते थे कि शील तथा प्रज्ञायुक्त मनुष्य ही ब्राह्मण है। इसी आधार पर वे अपने को ब्राह्मण ही कहते हैं। एक सेकंड दोस्तों, हाँ तो कहा थे हम लोग दोस्तों, ब्राह्मण भी कहते थे। फिर भी जातक ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय के समाज में अस्पृश्यता की भावना ने जड़ जमा लिया था। अस्पृश्यता के लिए चांडाल, निषाद, हीन जाति, हीन सिपीन आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। श्वेतकेतु जातक में हम एक ब्राह्मण को चांडाल के डर से भागते हुए पाते हैं, ताकि उसके शरीर वायु के स्पर्श से वह अपवित्र ना हो जाए। देखिए कितना मूर्खतापूर्ण कार्य हो रहा था उस समय, क्या ही बताएं। आगे मातंग जातक में एक चंडाल का निवास स्थान नदी के किनारे से इस कारण हटा दिया गया कि उसने नदी में दातून फेंक दिया था और यह आगे स्नान करते हुए एक ब्राह्मण की चोटी में फंस गई थी। आगे चित्त संभुत जातक में हम एक क्रुद्ध भीड़ को 2 चंडाल भाइयों को इस कारण पीटते हुए पाते हैं कि उनके मार्ग में पड़ जाने के
कारण दो कुलीन महिलाओं ने मंदिर जाने का विचार त्याग दिया था, जिससे लोग भोजन का तथा पेय प्राप्त करने से वंचित रह गए। इसी ग्रंथ में एक स्थान पर कहा गया है कि चंडाल को देखने के बाद एक सौदागर की कन्या अपने घर जाकर सुगंधित जल से अपने नेत्र धोती है। वाह, क्या अंधविश्वास था। आगे इसी प्रकार के अनेक उदाहरण जातक ग्रंथों में मिलते हैं जो तत्कालीन समाज के जाति पाति में ग्रस्त होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, किंतु ये ग्रंथ सदा इस प्रथा की आलोचना करते हुए ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता के दावे को चुनौती देते हैं। ये ग्रंथ क्षत्रिय वर्ण को ब्राह्मण की अपेक्षा सामाजिक व्यवस्था में उच्चतर स्थान प्रदान करते हैं। ब्राह्मणों के ही समान क्षत्रियों को भी अपनी रक्त शुद्धि पर गर्व था, तभी तो कपिलवस्तु के शाक्यों ने अपने कुल की कन्या का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित के साथ करने से इनकार कर दिया तथा बदले में एक दासी की पुत्री को भेज दिया, जो अंततोगत्वा उनके विनाश का कारण सिद्ध हुआ था। चूँकि इस काल में राजतंत्रात्मक राज्यों की शक्ति बढ़ रही थी तथा मगध में साम्राज्य का उदय हो रहा था, अतः क्षत्रिय वर्ण की प्रभुत्ता बढ़ गई। साथ ही गंगा घाटी में नगरीय क्रांति के कारण व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई, उसके फलस्वरूप वैश्य वर्ग समाज का सबसे संपन्न वर्ग बन गया। राजनैतिक शक्ति तथा संपत्ति दोनों ही से ब्राह्मण वंचित हो गए और इस कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे बौद्ध साहित्य में स्त्रियों की दशा का जो चित्रण मिलता है, उससे स्पष्ट है कि वैदिक काल की अपेक्षा उनकी दशा खराब हो गई थी। उनके सामाजिक तथा शैक्षणिक अधिकारों में कमी आ गई। चुल्लवग जातक से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश के विरोधी थे और प्रथम बार उन्होंने अपना पोषण करने वाली प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, ठीक है, माता हो गई, उनकी माता की मृत्यु के पश्चात माता का दर्जा उनको मिला, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। ठीक है, प्रजापति गौतमी को संघ में लेने से स्पष्टतः इनकार कर दिया था। और दोस्तों उन्होंने एक वर्ड भी कहा था कि जो वर्ष मतलब अगर स्त्रियों का प्रवेश संघ में हो जाएगा अगर, तो जो धर्म जो मतलब ये चल रहा है बौद्ध धर्म, ठीक है, ये परंपरा जो हमारा 1000 वर्षों तक चलने वाला है वो 500 वर्षों तक ही चलेगा। ठीक है, ये भी कहा था उन्होंने आगे। किंतु जब राजा शुद्धोधन की मृत्यु हो गई तब गौतमी कपिलवस्तु से चलकर वैशाली में बुद्ध के पास पहुंची तथा उसने बड़ा ही अनुनय विनय किया, मतलब बहुत ही प्रार्थना किया था, मनाया था उन्होंने। इस बार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनकी ओर से आग्रह किया और उसके बाद ही बुद्ध ने उसे संघ में प्रवेश कर पबज्जा, ठीक है, पबज्जा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान किया। ठीक है, पबज्जा आगे। परंतु इसके साथ ही उन्होंने स्त्रियों के आचरण संबंधी अत्यंत कठोर नियम भी बना दिए। इन नियमों के अनुसार भिक्षुणी को सदा भिक्षु की अपेक्षा हीन माना गया, भले ही वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। बुद्ध नारियों से सदा सशंकित थे तथा एक बार उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि जहां नारियां घर छोड़कर संघ में प्रवेश करने लगती हैं वहां धर्म स्थायी नहीं रह पाता है। ठीक है, आगे। किंतु बुद्ध की शंका के बावजूद कुछ भिक्षुणियों ने तत्कालीन समाज में अत्यंत आदरपूर्ण स्थान बना लिया था। कुछ विदुषी भिक्षुणियों ने अत्यंत सुंदर कविताओं की भी संरचना किया था, जिनका संकलन थेरी गाथा, याद रखिएगा, थेरी गाथा नामक ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे, वैश्याओं का भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, जैसा कि वैशाली की वैश्या आम्रपाली के विवरण से पता चलता है। बुद्ध ने स्वयं उसे अपने मत में दीक्षित किया तथा उसने भिक्षु संघ के लिए अपनी आम्रवाटिका दान कर दिया था। ठीक है, आम्रपाली से आप लोगों को एक स्टोरी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जब गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था उनकी पत्नी के साथ, ठीक है, यशोधरा, ठीक है, उनकी पत्नी का शायद नाम था दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं। और तो उनसे जब उनका विवाह हुआ था, आगे बता रहे हैं आपको, तो उस समय दोस्तों जो आपको पता ही है जब विवाह होगा तो आयोजन किया जाएगा, तो आयोजन किया गया था, तो आम्रपाली को वहाँ पे आमंत्रित किया गया था, उनको बुलाया गया था। ठीक है, तो आम्रपाली जब वहाँ आई थी तो उसके विवाह के पश्चात जो है वो गौतम बुद्ध को निमंत्रण दिया गया था कि आप उनके यहाँ जाइए। ठीक है,
तो वो लोग नृत्य वगैरह करके थोड़ा मोहित वगैरह करती थी राजाओं को। तो आम्रपाली जो उनको मोहित करना चाहती थी, तो वो उनके प्रयासों से भी सोच लीजिए कि वो विफल हो गई, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पुरस्कार में आपके संग 1 दिन का समय चाहिए, तो उन्होंने क्या किया था, बुद्ध ने यही कहा था ठीक है मैं अपना समय दूंगा। तो वो बुद्ध के अकेला समय मांग रही थी, लेकिन बुद्ध ने अपने तर्क से उन्हें परास्त किया, क्योंकि बुद्ध जब वो सिंगल थे, जैसे कि दोस्तों जब उनका विवाह नहीं हुआ था तो वो अलग ही थे, मतलब वो तो भाई सिंगल ही थे, और जब उनका विवाह के पश्चात हुआ तो भाई वो अपनी पत्नी धर्म को भी तो निभाएंगे। उनका यही था कि जहाँ मैं हूँ वहीं मेरी पत्नी भी रहेगी, जहाँ मैं जाऊँगा वहीं वो भी जाएंगी। तो इस वजह से दोस्तों आम्रपाली बहुत प्रभावित होती हैं और उनकी शरण में सोच लीजिए एक तरीके से आई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका बहुत लंबा है टॉपिक, उसको हम पढ़ाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समय भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि शगोत्र विवाह समाज में होते थे। शाक्य अपने ही कुल में अपनी कन्याओं का विवाह करते थे। महावीर की पुत्री का विवाह भी उनकी बहन के पुत्र जमाली के साथ संपन्न हुआ था। समाज में प्रणय विवाहों तथा अंतर्वर्ण विवाहों के भी उल्लेख मिलते हैं। उदयन तथा वासवदत्ता का विवाह प्रणय विवाह का उदाहरण है। कौशल के राजा प्रसेनजित ने एक माली की कन्या से विवाह किया था। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि राजा तथा कुलीन वर्ग के लोग बहुविवाह करते थे। महावग जातक में कहा गया है कि मगध नरेश बिंबिसार की 5 सौरानियाँ थीं। ठीक है, याद रखिएगा 5 सौरानियाँ थीं मगध नरेश बिंबिसार की। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता। यूनानी लेखक केवल पंजाब की कठ जाति में इस प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख करते हैं। पर्दा प्रथा का प्रचलन समाज में कुलीन वर्ग में ही दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सामाजिक दशा तो हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों। अब हम लोग आर्थिक दशा की ओर जाते हैं। द्वितीय नगरीकरण, आइए ध्यान देते हैं इस पर। सैंधव सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह है, इसमें नगरों का अस्तित्व लगभग ईसा पूर्व 1800 तक बना रहा। तत्पश्चात लगभग 1000 वर्षों तक भारत में किसी भी नगर का अस्तित्व दिखाई नहीं देता। इनका पुनः आविर्भाव ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी में हुआ। इसे द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई है। प्राग मौर्य युगीन गंगा घाटी के आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषता उसका नगरीकरण है। गार्डन चाइल्ड ने नगरीकरण की विशेषताओं में विशाल भवनों तथा घनी आबादी वाली बड़ी बड़ी बस्तियों का होना आवश्यक बताया है। ठीक है, आगे इसमें खाद्योत्पादन से अलग रहने वाले वर्ग जैसे शासक, शिल्पी, सौदागर, कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक आदि निवास करते हैं। अनाज उत्पादित न करने वाले नगरवासियों का पोषण करने वाले शिल्प विशेषज्ञों की उपस्थिति तथा उत्पादकों से कर के रूप में मिलने वाले अधिशेष के महत्व पर चाइल्ड ने बहुत बल दिया है। उनके द्वारा निर्दिष्ट नगरीकरण की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। नगर में दैवीय शासक की उपस्थिति, लिपि का विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति, विदेशी व्यापार व वाणिज्य की प्रगति आदि। एडम्स के अनुसार विस्तृत आकार तथा घनी आबादी नगरीकरण के निर्णायक कारक होते हैं और प्रारंभिक नगरीय आवश्यकताओं में विशिष्ट शिल्पों का कोई खास योगदान नहीं होता। आगे आर एस शर्मा का विचार है कि शहर की वास्तविक पहचान केवल आकार और आबादी से नहीं होती, बल्कि भौतिक जीवन की गुणवत्ता और व्यवसायों के रूप में होती है। यद्यपि पृष्ठ प्रदेश से प्राप्त अधिशेष किसी शहर के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं, फिर भी केवल गैर कृषकों की बस्तियों को शहरी केंद्र नहीं माना जा सकता। शिल्पियों का संकेंद्रण तथा मुद्रा आधारित विनियम के प्रचलन शहरी जीवन की उतनी ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आगे एएन घोष ने ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर पलायन को नगरीकरण का प्रमुख तत्व निरूपित किया है। स्थापत्य ग्रंथों में नगर को सभी वर्गों के लोगों तथा शिल्पियों की बस्ती बताया गया है। 11वीं सदी के व्याकरण कैयट नगर की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। व्याकरण कैयट जो है नगर की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं, आइए देखते हैं। नगर ऐसी बस्ती है जो दीवार और खाई से घिरा हो तथा जहां शिल्पियों एवं सौदागरों के संघों के कानून और रीति रिवाज प्रचलित हों।
ठीक है। आगे, इस प्रकार शहरी आबादी में गैर कृषकों अथवा खेतीहरों की बहुलता होती है तथा शहरों के उत्थान और पतन का व्यापार के इतिहास के साथ गहरा संबंध होता है। मानव इतिहास में नगरों के विकास को एक क्रांति के रूप में देखा गया है जिससे इतिहास और सभ्यता का प्रारंभ हुआ। आगे, नगरीकरण के ये विशिष्ट लक्षण प्राग मौर्ययुगीन समाज में स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं। सैंधव नगरों के पतन के पश्चात सर्वप्रथम इसी काल से ग्रंथों में हम नगरों का विवरण प्राप्त करते हैं। यह नगरीकरण के लिए अधिशेष उत्पादन जो गंगा घाटी में लौह उपकरणों के कृषि क्षेत्र में उपयोग के कारण संभव हुआ, शिल्प एवं उद्योग धंधों के विकास, व्यापार वाणिज्य की प्रगति, सिक्कों के निर्माण आदि का परिणाम था। इसके साथ साथ इस काल की राजनैतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों ने भी इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन किया। विशाल राजतंत्रों के उदय से कुछ नगर राजधानी के रूप में विकसित हुआ। यहाँ बहुसंख्यक व्यापारी और शिल्पी बस गए। सिक्कों का व्यापक रूप से प्रचलन प्रारंभ हो गया। सिक्का नगरी उन्नति का प्रतीक था। इस काल में विकसित होने वाले जैन एवं बौद्ध धर्मों का दृष्टिकोण भी व्यापारियों एवं व्यवसायियों के प्रति उदार था। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति, व्यापार, ऋण, सूदखोरी आदि का समर्थन किया। बुद्ध ने तो सूदखोरी को एक सम्मानित पेशा बताया। इस प्रकार आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक सभी परिस्थितियां नगरीकरण के सर्वथा उपयुक्त थीं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, प्रारंभिक पाली ग्रंथों में निगम, नगर आदि शब्द मिलते हैं। निगम का शाब्दिक अर्थ बाहर जाने का स्थान है। इससे व्यापार की गतिशीलता का भी बोध होता है। इस शब्द का प्रयोग शिल्पियों तथा व्यापारियों के संघों के लिए भी हुआ है जो नगरों में विद्यमान थे। दीघ निकाय में नगरक, महानगर, राजधानी आदि का उल्लेख मिलता है। पाणिनि ने प्राचीर युक्त नगरों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि पूर्व में ग्राम नगरों से भिन्न होते थे। ठीक है, आगे बौधायन तथा आपस्तंभ जैसे प्रारंभिक सूत्रकारों ने ग्राम तथा नगर के बीच विरोधाभास का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं कि नगर में रहने वाले व्यक्ति को ना तो मोक्ष मिल सकती है और ना ही वह खुली हवा में सांस ले सकता है। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे है क्लासिकल विवरण से पता चलता है कि सिकंदर के आदेश से उसका सेनानायक अरिस्टोबुलस एक ऐसे क्षेत्र में गया जो सिंधु नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन कर पूर्व में चले जाने के कारण रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया था। उसने वहाँ शहरों और गांवों के अवशेष देखे थे। जैन ग्रंथ आचारांग एवं कल्पसूत्र में विविध प्रकार के नगरों का उल्लेख किया गया है, जैसे करमुक्त, आगे मिट्टी की प्राचीर वाला, छोटी प्राचीर वाला, समुद्र तटवर्ती एवं राजधानी। इस प्रकार विभिन्न साहित्यिक ग्रंथ एवं लेखक बुद्धकालीन भारत में नगरों का उल्लेख करते हैं। आगे, इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि बुद्धकाल के विविध स्तरों से प्राप्त एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी नगरीकरण की ओर संकेत करते हुए प्रतीत होते हैं। इन्हें उत्तरी काले चमकीले मृत भांड कहा गया है। इन बर्तनों में थाली, कटोरे, घड़े, मटके, ढक्कन आदि मिलते हैं, जिन्हें अच्छी तरह से तैयार एवं गुथी हुई मिट्टी से ऊंचे तापक्रम वाले आवों में पकाकर निर्मित किया गया है। ठीक है, आगे आवों में पकाकर निर्मित किया गया है। आगे, इनकी बनावट अत्यंत सुगण है तथा ये चिकने एवं चमकीले हैं। अधिकांशतः इनका रंग काला ही दिखाई देता है। ये धातु के बर्तनों के समान सुंदर लगते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग सामान्य जन नहीं करता था, अपितु ये धनाढ्य एवं कुलीन वर्ग द्वारा ही, जो प्रायः शहरों में निवास करते थे, अनुष्ठानों या खानपान में प्रयोग में लाए जाते होंगे। इनका भी व्यापार किया जाता होगा। ठीक है, आगे
चंपा से इस प्रकार के बर्तन बड़ी संख्या में मिलते हैं, जो एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। इस प्रकार साहित्य, सिक्के तथा मृतभांड सभी के यह सूचक होता है कि बुद्ध काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं। आगे दोस्तों, संपूर्ण भारत के पुरातात्विक उत्खननों के फलस्वरूप इस समय 60 प्रसिद्ध नगरों की संख्या निर्धारित की गई है। ये पूर्व में चंपा से पश्चिम में भृगु कच्छ तक तथा उत्तर में कपिलवस्तु से लेकर दक्षिण में कावेरीपत्तनम तक फैले हुए थे। श्रावस्ती जैसे विशाल नगर 20 के लगभग थे, जिनमें से अधिकांश बुद्ध तथा उनके धर्म से संबंधित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए थे। राजघाट, वैशाली, चिरांड, सोनपुर, चंपा आदि से लौहमल एवं उपकरण मिलते हैं। इनसे सूचित होता है कि ईसा पूर्व 600 से 500 में पूर्वी भारत में लौह प्रौद्योगिकी अत्यंत विकसित हो गई थी। तब विभिन्न नगरीय स्थलों में लौह उपकरण एवं अस्त्र शस्त्र बहुतायत से तैयार किए जाने लगे थे। नगरीय क्रांति में लौह तकनीक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। बुद्धकालीन गंगा घाटी की नगरीय क्रांति के लिए निम्नलिखित कारकों को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है। ठीक है, उत्पादन अधिशेष। आइए देखते हैं सबसे पहले उत्पादन अधिशेष, इसे हम लोग पढ़ लेंगे। साहित्य एवं पुरातत्व दोनों ही प्रमाणों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस समय गंगा घाटी में कृषि के लिए लोहे के उपकरणों, फाल, फावड़ा, कुदाल, दराती आदि का प्रयोग किया जाने लगा था। विभिन्न पुरास्थलों के उत्खनन से इनके अवशेष मिले हैं। राजघाट वाराणसी से प्राप्त लौहमल से सूचित होता है कि ईसा पूर्व 700 के लगभग यहाँ कच्चे लोहे की सहायता से उपकरण बनना प्रारंभ हो गया था। चिरांद, वैशाली, सोनपुर, चंपा आदि की खुदाई में लोहे के बाड़ाग्र, भाले, कुल्हाड़ी, छेनी आदि मिलते हैं, जिनका समय ईसा पूर्व 7वीं-6वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। आगे जखेड़ा, जो कि हमारा एटा उत्तर प्रदेश में है, जखेड़ा से ईसा पूर्व 6वीं-5वीं सदी का लोहे का फाल मिलता है। इसी प्रकार का फाल बसूला, चाकू, छुरी, कांटे, हसिया आदि लौह उपकरण कौशाम्बी से भी मिलते हैं। समकालीन बौद्ध एवं ब्राह्मण साहित्य भी इसका उल्लेख करता है। विनय पिटक में कहा गया है कि दिन भर गर्म करने के बाद जब फाल पानी में डाला जाता है तब कड़कड़ाता एवं सिसकारता है। अष्टाध्यायी में भ्रष्टा तथा प्रारंभिक पाली साहित्य में भस्ता का उल्लेख है, जो धौकनी यानी भाती, ठीक है, धौकनी का सूचक है। इससे समय समय पर फाल पर सान चढ़ाकर उसकी धार बनाई जाती थी ताकि गहरी जुताई एवं कई बार खेत को जोता जा सके। चावल एवं गन्ने की खेती गहरी जुताई द्वारा ही संभव थी। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं। संभव थी। लौह उपकरणों के व्यापक उपयोग से दस्तकारी जंगल साफ कर अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने, कठोर मिट्टी यानी केवाल को तोड़कर जोतने आदि में सहायता मिली। रोपाई विधि से धान बोया जाने लगा। उत्पादन काफ़ी बढ़ा तथा कृषि अपने उत्पादों के अधिशेष बड़ी मात्रा में प्राप्त करने लगे। बड़ी बड़ी ग्रामीण बस्तियां अस्तित्व में आईं। फाल के प्रयोग से मानव समाज को जीवन यापन का सुदृढ़ आधार मिला, जिसके फलस्वरूप नगरों के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया। अधिशेष उत्पाद द्वारा गैर कृषकों, शिल्पियों, कारीगरों, व्यापारियों जो नगरों में निवास करते थे का पोषण होने लगा। नगरों में दस्तकार तथा सेट्टी कहे जाने वाले व्यापारी बस गए। इस प्रकार नगरों के आविर्भाव में उन्नत कृषि तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे ग्रामों के चारों ओर जो कृषि योग्य भूमि थी उसे क्षेत्र कहा जाता था। क्षेत्र मनुष्य की व्यक्तिगत संपत्ति समझा जाता था। कृषि योग्य भूमि के अतिरिक्त गांवों में चारागाह भी होते थे। चारागाहों के लिए ग्रंथों में वन अथवा दाव शब्द का प्रयोग मिलता है। चरवाहों
को गोपालक कहा जाता था। चारागाह पर गांव के सभी लोगों का अधिकार माना जाता था। ग्रामों का शासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा में ग्राम के बड़े बूढ़े, ठीक है, बड़े बड़े करें, क्षमा करेगा, बड़े बूढ़े लोग सम्मिलित थे और इसका अध्यक्ष मुखिया अथवा ग्राम भोजक था। उसका पद आनुवांशिक होता था। ग्राम भोजक का एक प्रमुख काम ग्रामीण जनता से कर वसूल कर सम्राट को देना होता था। भूमि कर उपज के 6 से लेकर 12वें भाग तक होता था। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा ग्रामीण भूमि का प्रबंध तथा तत्संबंधी विवादों का निपटारा करती, ग्राम में शांति तथा व्यवस्था कायम रखती तथा नागरिकों के सुख सुविधा हेतु सार्वजनिक हित के कार्य जैसे सड़कों का निर्माण, सिंचाई के लिए नहर, तालाब, कुओं आदि का निर्माण, संस्थागार, धर्मशालाएं आदि बनवाने का कार्य भी किया करती थी। इस काल में प्रायः प्रत्येक ग्राम के लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं अपनी ही सीमा में प्राप्त कर लेते थे और इस प्रकार वे आत्मनिर्भर थे। लोगों में सहकारिता की भावना का विकास हो गया था। उनका जीवन सुखी, सरल एवं आडंबर रहित था। अपराध बहुत कम होते थे। गांवों के लोग खेती के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यवसाय भी करते थे। जातक ग्रंथों से पता चलता है कि समान व्यवसाय करने वाले लोग प्रायः एक ही गांव में निवास करते थे। ठीक है, आगे शिल्प तथा उद्योग धंधों का विकास, आइए इसे देख लेते हैं। उत्पादन अधिशेष को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, अतः धीरे धीरे नगर बाजार में रूपांतरित हुए तथा उनमें बसने वाले शिल्पियों एवं वणिकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। परिणाम स्वरूप बुद्धकालीन उत्तरी भारत में व्यवसाय तथा उद्योग धंधे अत्यंत विकसित अवस्था में पहुंच गए थे। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के उद्यमों, ठीक है, 18 प्रकार के उद्यमों यानी क्राफ्ट्स का उल्लेख मिलता है। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार है: बढ़ई, लोहार, चर्मकार, चित्रकार आदि। बढ़ई के लिए दोस्तों बड़क्की शब्द आया है, जिससे तात्पर्य सभी प्रकार के कोष्ठ शिल्पियों से है। वे गाड़ियाँ, फर्नीचर, जहाज आदि बनाते थे। मध्यम निकाय में एक बड़क्की ग्राम का वर्णन मिलता है, जहां फर्नीचर तथा समुद्री जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। धातु कर्मियों के लिए कम्मार शब्द का प्रयोग हुआ है। पत्थर का काम करने वालों को दोस्तों पाषाण कोटक, याद रखिएगा, पाषाण कोटक कहा गया है। अन्य उद्यमियों से हाथी दांत की वस्तुएं बनाने वाले जुलाहे, हलवाई, स्वर्णकार, कुम्हार, धनुष बाण बनाने वाले, मालाकार, वैद्य, ज्योतिषी, नापित, शिकारी आदि का उल्लेख मिलता है। सभी व्यवसायों का सम्मान नहीं था तथा कुछ को हीन शिल्प कहा गया है। इसमें शिकारी, मछुए मतलब मछुआरे जो मछली पकड़ते थे, ठीक है, शिकारी, मछुए, बुच्चड़, कर्मकार, सपेरो, गायक, नर्तक, नायक, जौहरी, नापित, इशुकार, बर्तन बनाने वाले आदि आते थे। इनके निवास स्थान नगर का रूप लेने लगे, क्योंकि ये जिन सामानों को तैयार करते थे उनकी खपत वहाँ होने लगी। ठीक है, उनकी खपत वहाँ होने लगी। आगे दोस्तों, समीपवर्ती क्षेत्रों से भी आकर लोग उनके सामान खरीदते थे। धीरे धीरे एक ही प्रकार के व्यवसायियों की एक ही बस्ती बस गई, जो बाद में व्यावसायिक केंद्रों तथा नगरों में बदल गई। कुछ ग्राम तथा नगर कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों के लिए प्रसिद्ध थे। आगे, जातक ग्रंथ महाबडक्की ग्राम में लकड़ी का काम करने वाले तथा कमार ग्राम में कपड़ा बुनने वाले जुलाहों के 1000 परिवार का उल्लेख करते हैं। बनारस के समीप 1000 परिवार वाला बढ़इयों का एक बड़ा नगर था, जिनमें 2 प्रधान कारीगर थे, प्रत्येक 500 के ऊपर था। ठीक है, आगे दोस्तों, विभिन्न व्यवसायियों के अपने अपने संगठन थे, जिन्हें हम श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। आगे, धर्मसूत्रों तथा जातक ग्रंथों में श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। अनेक प्राचीन लेखों में भी श्रेणी शब्द आया है। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय या उद्योग करने वाले व्यक्तियों की संस्था होती थी, जिसकी तुलना मध्यकालीन यूरोप की गिल्ड से की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, जिनका
जिनका तुलना हम लोग किससे करते हैं, मध्यकालीन यूरोप की गिल्ड से की जा सकती है। आगे जातक ग्रंथ 18 श्रेणियों का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है कि प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यवसाय की अपनी श्रेणी होती थी। श्रेणियों के संगठन में सर्वोच्च स्थान अध्यक्ष का था, जिसे श्रेष्ठीन यानी सेट्ठी यानी ज्येष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान सार्थवाह कहा जाता था। श्रेष्ठी को परामर्श देने के लिए एक सभा होती थी। कभी कभी श्रेष्ठी का पद आनुवांशिक होता था। श्रेष्ठियों के पास कार्यकारी तथा न्यायिक दोनों ही प्रकार के अधिकार होते थे। वे बैंक का भी काम करती थी तथा नाप तौल, वस्तुओं का मूल्य, मजदूरी आदि निश्चित किया करती थी। वे अपने सदस्यों के सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थी। उनके पास सेना भी होती थी, जिसके बल पर वे कभी कभी राजाओं की निरंकुशता का विरोध भी करती थी। इनके नियमों को श्रेणी धर्म कहा गया है। इनके अपने न्यायालय भी होते थे तथा उनके विभिन्न नियमों को राज्य की ओर से मान्यता प्रदान की जाती थी। विभिन्न श्रेणियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए भांडागारिक नामक पदाधिकारी होता था। आगे बड़े नगरों के व्यापारियों की बड़ी श्रेणियां होती थी, जिनके प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रावस्ती नगर के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी, अनाथ पिंडक तथा कौसंबी के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी घोषक था। कौन था? घोषक था। आगे इन्होंने क्रमशः जेतवान तथा घोषिताराम के महाविहारों का निर्माण करवाया था। श्रेणियों की सामूहिक भावना के कारण विविध व्यवसायों में कुशलता आती थी तथा सदस्यों के हितों की रक्षा भी होती थी। कालांतर में श्रेणियां विभिन्न जातियों के रूप में परिणत हो गई। आगे बुद्ध काल में व्यवसाय प्रायः आनुवांशिक होते थे। पुत्र अधिकतर अपने पिता के व्यवसाय का ही अनुसरण करता था, किंतु कहीं कहीं इस नियम का अपवाद भी दिखाई देता है। जातक ग्रंथों से पता चलता है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ण के लोग भी वर्णोत्तर व्यवसाय अपना रहे थे। ब्राह्मणों को कृषि, पशुपालन, आखेट, बढ़ई जुलाहे आदि का काम करते हुए दिखाया गया है। शाक्य तथा कोलीय क्षत्रियों को हम कृषि करते हुए पाते हैं। इसी प्रकार अन्य व्यवसायियों को भी हम व्यवसाय परिवर्तित करते हुए पाते हैं। आगे है व्यापार तथा वाणिज्य की प्रगति। आइए इसे देख लेते हैं। नगरीकरण की त्वरित गति इस काल में होने वाली व्यापार वाणिज्य की अभूतपूर्व प्रगति का कारण तथा परिणाम दोनों ही थी। प्रमुख नगर वाणिज्यिक राजमार्गों के चौराहों पर स्थित थे, जो विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते थे। प्रमुख नगर बाजार के रूप में परिणत हो गए, जहां विभिन्न स्थानों से व्यापारी माल बेचने के लिए पहुंचने लगे। साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि बाजार वस्त्रों, तेल, सुगंधित द्रव्य, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, खाद्यान्न आदि से भरे रहते थे। ठीक है, आगे भरे रहते थे। आगे बुद्धकालीन गंगा घाटी में जो नगरीय क्रांति उत्पन्न हुई, उसने देश में समृद्धिशाली व्यापारी वर्ग को जन्म दिया। ये अतिरिक्त उत्पादन को कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाते थे। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि इस काल में आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही व्यापार अत्यंत उन्नति पर था। उत्तरी दक्कन के कई स्थानों से गंगा घाटी के मिट्टी के विशिष्ट बर्तन, जिन्हें उत्तरी काली चमकीले मृत भांड कहा जाता है, प्राप्त होते हैं, जो उत्तर तथा दक्षिण के बीच होने वाले नियमित व्यापार को सूचित करते हैं। आगे इस काल में देश के भीतर अनेक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर अस्तित्व में आ चुके थे। व्यापारियों का कारवां गाड़ियों में माल लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान को व्यापार के निमित्त जाता था। जातक ग्रंथों में 500 से 1000 गाड़ियों के साथ माल लेकर चलने वाले व्यापारियों के कारवां का उल्लेख मिलता है। बताया गया है कि राजगृह की यात्रा के दौरान बुद्ध की भेंट बेलथा नामक एक सौदागर से हुई, जो अपने साथ 500 गाड़ियों के चीनी के सिरे से भरे, ठीक है, 500 गाड़ियों में चीनी के सिरे से भरे
हुए घड़ों को लाद कर ले जा रहे थे। विभिन्न व्यापारियों के कारवां का नेता सार्थवाह होता था, जिसके निर्देशन में वे आगे बढ़ते थे। सार्थवाह के अतिरिक्त उसमें थल नियामक नामक अधिकारी भी था, जो मार्गदर्शक का काम करता था और भावी खतरों के बारे में व्यापारियों को सचेत करता था। आगे है, व्यापारिक मार्ग हमेशा सुरक्षित नहीं थे तथा प्रायः चोर डाकू व्यापारियों को लूट लिया करते थे। अतः प्रायः कारवां के साथ सशस्त्र रक्षक भी चलते थे। श्रावस्ती के धनान्य व्यापारी अनाथ पिंडक के कारवां के संबंध में जातक ग्रंथ एवं व्यापारिक मार्ग का उल्लेख करते हैं, जो श्रावस्ती से प्रारंभ होकर पूर्व में राजगीर तथा उत्तर पश्चिम में गंधार जनपद की राजधानी तक्षशिला तक जाता था। ठीक है, आगे दूसरा व्यापारिक मार्ग श्रावस्ती से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रतिष्ठान तक जाता था। सुतनिपात से पता चलता है कि दक्षिण तथा पश्चिम के व्यापारिक मार्ग कौशाम्बी में आकर मिलते थे, जहां से व्यापारी माल लेकर कौशल तथा मगध को जाया करते थे। गंगा तथा यमुना नदियों के जलमार्ग से होकर भी व्यापारी जाते थे। विनय ग्रंथों से पता चलता है कि पूर्व से पश्चिम तक गंगा नदी से होकर जाने वाले व्यापारिक मार्ग का अंतिम स्थल सहजाति था। सहजाति से यमुना नदी होकर जलीय मार्ग कौशाम्बी तक जाता था। नदी पार करने के लिए उन दिनों पुल नहीं थे तथा नावों और जहाज़ों द्वारा व्यापारी नदी पार किया करते थे। इसी प्रकार पश्चिम की ओर व्यापारिक मार्ग सिंध तथा सौवीर तक जाते थे। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में एक बड़ा स्थलीय व्यापारिक मार्ग भारत से तक्षशिला होते हुए मध्य तथा पश्चिमी एशिया के देशों को जाता था। इसी से बहुसंख्यक विद्यार्थी तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। आगे दोस्तों, भारत के व्यापारी जहाज़ों में माल भरकर बाहरी देशों में भी जाया करते थे। बाहर जाने वाली प्रमुख वस्तुएं रेशम, मलमल, चाकू, अस्त्र शस्त्र, कालीन, हाथी दांत के उपकरण, सोने चांदी के आभूषण आदि होती थी। जातक ग्रंथों में व्यापारियों के चंपा से सुवर्ण भूमि यानी बर्मा तथा पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति होते हुए लंका जाने का उल्लेख मिलता है। पश्चिम भारत में भृगुकच्छ तथा सोपारा प्रसिद्ध बंदरगाह थे, जहां विभिन्न देशों के व्यापारी अपनी जहाज़ों में माल लाद कर लाते तथा ले जाते थे। कभी कभी एक एक जहाज़ में 500 से लेकर 700 तक व्यापारी बैठते थे। आगे पेरिपल्स तथा प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत तथा रोम साम्राज्य के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। नदियों के तट पर बसे हुए नगर कौशाम्बी, सहजाति, अयोध्या, काशी, मथुरा, पाटन आदि व्यापारियों के आकर्षण के प्रमुख केंद्र थे। जातक ग्रंथ व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में साझेदारी यानी पार्टनरशिप का भी उल्लेख करते हैं। ये साझेदारी स्थायी, अस्थायी अथवा सामयिक होती थी। कई व्यापारी सम्मिलित पूंजी लगाकर व्यापार करते थे तथा उससे प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांट लेते थे। कहीं कहीं 500 व्यापारियों द्वारा मिलकर नौकाएं खरीदते तथा माल बेचने का भी विवरण प्राप्त होता है, जो व्यापारिक क्षेत्र में सामुदायिक जीवन की सूचना देता है। आगे दोस्तों, प्रमुख नगरों में बाजारें लगती थी जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था, किंतु खाद्य पदार्थों की बिक्री नगर के भीतर न होकर उसके प्रवेश द्वार पर ही कर दी जाती थी। बाजारों में वस्त्र, किराए की वस्तुएं, तेल, सुगंधित द्रव्य, स्वर्ण तथा रत्नों के आभूषण आदि सामग्रियां प्राप्त होती थीं। बाजार भाव नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं था तथा यह मोल भाव द्वारा ही तय किया जाता था, किंतु राजकीय के खरीदार के लिए वस्तुओं की कीमत सुनिश्चित रहती थी। व्यापारियों को आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार के व्यापारिक माल पर राज्य को चुंगी देनी पड़ती थी, चुंगी यानी टैक्स। ठीक है, आगे यह आंतरिक माल पर 1/20 तथा बाहर जाने वाले माल पर 1/10 होती थी। मिट्टी, जेस्पर, सेल खड़ी आदि के अनेक बटखरे भी एरण, वैशाली, जाजमऊ, चिरांद आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं। अनेक लोग धन उधार देने का भी काम करते थे तथा इन पर उन्हें अच्छा ब्याज मिलता था। ऋणदान को ईमानदारी का व्यवसाय कहा गया है। बुद्ध ने भी इसे मान्यता प्रदान की थी। ठीक है,
आगे, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में होने वाली अद्भुत प्रगति ने समाज में धन संग्रह को बढ़ावा दिया तथा बड़े व्यापारियों के पास अतुल संपत्ति संचित हो गई। अपनी संपत्ति के बल पर वे सामाजिक श्रेष्ठता का दावा करने लगे तथा राजनीति को भी प्रभावित करने लगे। श्रावस्ती का अनाथ पिंडक तथा कौशंबी का घोषित बुद्ध काल के सुप्रसिद्ध पूंजीपति थे और उनका तत्कालीन शासकों के ऊपर भी अच्छा प्रभाव था। ठीक है दोस्तों, आगे है नियमित सिक्कों का प्रचलन। क्या किया जाए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाए कि इसको भी पढ़ लिया जाए, ज़्यादा नहीं है तो। चलिए, राजनीति तथा सामाजिक कारण ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले नियमित सिक्कों का प्रचलन हम लोग देख ही लेते हैं दोस्तों। चलिए, यद्यपि वैदिक साहित्य में निष्क, शतमान आदि का उल्लेख मिलता है, तथापि सिक्के के रूप में इनकी असंदिग्ध पहचान नहीं की जा सकती। इस बात के निश्चित संकेत मिलते हैं कि ईसा पूर्व 7वीं शती के अंत तक सिक्कों का नियमित रूप से प्रयोग होने लगा था। इसे पाली साहित्य में कहापड़ तथा संस्कृत में कारशापड़ कहा गया है। खुदाई में जो प्राचीनतम सिक्के मिले हैं वे बुद्ध काल से पूर्व के नहीं हो सकते, क्योंकि इसी समय व्यापारिक संघों ने अपने अपने उप्पे लगाकर इनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। क्षमा करिएगा दोस्तों, नींद के कारण ही मैं गलत ही पढ़ दिया ये लाइन, एकदम गलत दोस्तों, क्षमा करिएगा मुझे। उप्पा पढ़ रहे हैं जबकि ठप्पा होगा, ठप्पा यानी मोहर दोस्तों। ठीक है, क्षमा करिएगा, त्रुटि है हमारी, इसके लिए दिल से माफ़ी मांगते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं फिर से। आपका कारशार्पण कहा गया था, इसको एक बार यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आप लोग जान जाए। यहाँ से पढ़ेंगे खुदाई में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। खुदाई में जो प्राचीनतम सिक्के मिले हैं वे बुद्ध काल से पूर्व के नहीं हो सकते, क्योंकि इसी समय व्यापारिक संघों ने अपने ठप्पे लगाकर इनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन इसको बोलते हैं, आहत सिक्के कहा जाता है। आगे दोस्तों, आगे है मध्य गंगा घाटी के कई स्थलों से इन सिक्कों की निधियां प्राप्त होती हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी इनका उल्लेख मिलता है। क्लासिकल लेखक नंदों की अतुल संपत्ति का उल्लेख करते हैं। एलन का विचार है कि नंदों की अतुल संपत्ति विषयक जो परंपरा प्रचलित थी उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर सिक्के जारी करवाए थे। ठीक है, आगे सिक्कों की प्राचीनतम ढेर पूर्वी भारत से ही मिलते हैं, जो बौद्ध धर्म का गढ़ था। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आहत सिक्कों की उत्पत्ति इसी क्षेत्र में हुई हो। आहत सिक्कों के प्रचलन ने भी नगरीकरण को सुदृढ़ बनाया। आगे नगरीकरण को सुदृढ़ बनाया। आगे स्पष्ट है कि इस समय विनिमय के माध्यम के रूप में सिक्कों का प्रचलन हो गया तथा अदल बदल प्रणाली लगभग समाप्त हो गई। ठीक है, आगे कारशार्पण यानी आहत सिक्के तांबा तथा चांदी दोनों से बनता था। खुदाई में अधिकतर चांदी के ही सिक्के मिलते हैं, केवल कुछ ही तांबे के सिक्के हैं, सोने का कोई भी सिक्का नहीं मिलता। ठीक है, याद रखिएगा। आगे इसके ऊपरी तथा पृष्ठभाग पर अनेक चिन्ह जैसे सूर्य, षडर चक्र, अर्धचंद्रयुक्त पर्वत, वृषभ आदि बनाए गए हैं। ठीक है, आगे तांबे के कारशार्पण 146 ग्राम तथा चांदी का कारशार्पण 180 ग्रेन के वजन का होता है। ठीक है, 146 ग्रेन ये था अपना, उसके बाद ये है 180 ग्रेन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे जातक ग्रंथों में कारशार्पण के साथ साथ मासक पाद, द्विमासक, एक मासक, अर्धमासक, काकणी आदि लघु मूल्य वर्ग के सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे दोस्तों तांबे का सिक्के का भी उल्लेख मिलता है। आगे तांबे करें, क्षमा करिएगा दोस्तों, चांदी का मासक कारशार्पण का 1/16 था। बताया गया है कि 20 तथा 30 मासक भार वाले बड़े सिक्के चलते थे। ठीक है, 20 तथा 30 मासक भार वाले बड़े सिक्के चलते हैं उनके। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तांबे का मासक 9 ग्रेन का था। पाद का वजन 2.25 ग्रेन था। ठीक है, आगे
आगे काकड़ी सबसे छोटा सिक्का होता था। इस विवरण से स्पष्ट है कि बुद्ध काल में मुद्रा करें, क्षमा करिएगा यार, क्या पढ़ रहे हैं नींद में। मुद्रा यानी मनी। बुद्ध काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई तथा सामान्य लेन देन इन्हीं के माध्यम से होने लगे। मुद्रा की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह मरे हुए, ठीक है, मेरे करे क्षमा करिएगा दोस्तों, आज ठीक नहीं है दिन। आज मरे हुए चूहे का मूल्य भी मुद्रा में ही आका गया है, ठीक है, मुद्रा में ही आका गया है। मुद्रा की बहुलता ने व्यापार वाणिज्य को समृद्ध बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई, ठीक है, क्या हो गया, तेज हो गया, तीव्र हो गया। मूलतः आहत सिक्के सौदागरों द्वारा चांदी के सादे टुकड़ों के रूप में प्रचलित किया गया, जिनके एक और श्रेणियों के चिन्ह अंकित किए जाते थे। कालांतर में इन सिक्कों को ढलवाने का अधिकार राज्य ने ले लिया। आगे, सिक्का शहरी उन्नति का प्रतीक बन गया। मुद्रा अर्थव्यवस्था के आविर्भाव ने व्यापार वाणिज्य में सुविधा प्रदान किया तथा आहत सिक्कों का व्यापक प्रयोग होने लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धनाढ्य व्यापारियों एवं व्यवसायियों के पास प्रचुर संपत्ति जमा हो गई। शहरों में निवास करने वाले ऐसे श्रेणियों का वर्णन मिलता है, ठीक है, ऐसे श्रेणियों का वर्णन मिलता है। आगे, जिनके पास 80 करोड़ यानी 80 कोटि धन, 80 करोड़ मुद्राएं होती थी। आगे, श्रावस्ती के अनाथ पिंडक तथा कौशाम्बी के घोषित अपने युग के सबसे धनी सेट्टी हैं, ठीक है, सबसे धनी सेट्टी थे। आगे इस प्रकार बुद्ध काल में भारतीय अर्थव्यवस्था प्रथम बार द्रव्य युक्त में अवतीर्ण हुए ठनी। आगे, मुद्रा के प्रचलन के साथ आर्थिक गतिविधियों में एक नई स्फूर्ति उत्पन्न हो गई। तो दोस्तों, इसमें हम लोग राजनीतिक सामाजिक संस्थान जो है सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।